विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है सत्यता के संवादिता सिद्धांत, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ की आलोचना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब किसी भी निर्णय के अनुरूप तथ्य हो तब वह निर्णय सत्य माना जाता है। यदि मैंने कहा कि पेन इज रेड, पेन लाल है, और वास्तव में वह पेन लाल हो तो मेरा निर्णय सत्य होगा। यदि निर्णय के अनुरूप तथ्य नहीं हो तो वह असत्य होगा। यदि वास्तव में वह पेन काला हो तो मेरा निर्णय असत्य होगा। सत्यता का अर्थ है कि किसी निर्णय का वास्तविकता के साथ मेल। इसलिए जब किसी निर्णय का तथ्य से संवाद होता है तब वह ट्रुथ कहलाता है, सत्य कहलाता है। यदि संवाद नहीं हो तब वह असत्य कहलाता है। इस प्रकार निर्णयों और तथ्यों या वास्तविकता में मेल या संवाद सत्यता की कसौटी है। किसी निर्णय की सत्यता की परीक्षा इसी के द्वारा होती है कि उसका वास्तविकता से मेल या संवाद है या नहीं। इसलिए सत्यता की यही परिभाषा और कसौटी भी है। यह सिद्धांत जनसाधारण के लिए बहुत ही आकर्षक, लोकप्रिय है, किंतु साधारण व्यक्ति, क्योंकि साधारण व्यक्ति वस्तुवादी होता है, अतः उसी ज्ञान को ट्रुथ मानता है जो तथ्य के अनुकूल हो, तथ्य से मेल खाता हो। जो तथ्यों के अनुकूल नहीं हो वह फॉल्स है, असत्य है। किंतु आलोचकों ने इस सिद्धांत की बहुत आलोचना की है। प्रत्ययवादियों ने संवादिता सिद्धांत की आलोचना की है। सबसे पहली आलोचना द थ्योरी ऑफ ट्रुथ में, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ में दो निर्णायक प्रत्यय हैं। संवादिता में दो निर्णायक प्रत्यय हैं, संवादिता एवं तथ्य संवादिता। प्रतिज्ञप्ति एवं तथ्य के बीच का संबंध है। यह समरूपता नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञप्ति देश एवं काल में पाया जाने वाला कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। यह प्रतिबिंब का भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह संबंध भी भौतिक है। तो फिर संवादिता किस प्रकार का संबंध है? इसका स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिलता। रसेल की व्याख्या की संवादिता विश्वास एवं तथ्यों के निर्णायक तत्वों के तारतम्य की समानांतरता है। इस संवादिता के स्वरूप को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि इसमें चक्रक दोष, फैलेसी ऑफ सर्कुलर रीजनिंग आ जाता है, क्योंकि इस समानांतरता का अर्थ है एक दूसरे जैसा, अर्थात एक दूसरे का संवादी होना। यानी संवादिता को समझने में फिर संवादिता पर ही
आ जाते हैं, जो कि दोष है। ऐसा प्रतीत होता है कि संवादिता का प्रत्यय ही अपरिभाष्य एवं अविश्लेष्य है, जैसा मूर ने कहा। परंतु यदि संवादिता को अपरिभाष्य कहें तो सत्यता को ही क्यों नहीं अपरिभाष्य माने। तब तो संवादिता को समझने की कठिनाई भी नहीं उठेगी। हालांकि यह विकल्प भी निर्दोष नहीं है। दूसरी आलोचना है, दूसरा संप्रत्यय है तथ्य, वह भी दुर्बोध ही है। विचारकों ने कहा तथ्य घटना, पदार्थ, क्रिया या संबंध नहीं है, तो वह क्या है? इसको समझना भी सरल नहीं। प्रतिज्ञप्ति एवं उससे सूचित तथ्य को व्यक्त करने की भाषा एक ही जैसी है। चीनी मीठी है, यह प्रतिज्ञप्ति है, प्रपोजिशन है, एवं इसके संवादी तथ्य को हम व्यक्त करते हैं कि चीनी मीठी है। ऐसा लगता है कि प्रतिज्ञप्ति एवं तथ्य को एक दूसरे से अलग करके व्याख्या करना असंभव है। परंतु जब तक दोनों की एक दूसरे से स्वतंत्र व्याख्या नहीं होगी, तब तक इनके बीच की संवादिता को सत्य का परिभाषक मानने में सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी आलोचना, फिर यह प्रश्न उठता है कि संवादिता के ज्ञान के संबंध में यह भी काफ़ी उलझा हुआ है। प्रश्न है कि हम कैसे जानेंगे कि किसी प्रतिज्ञप्ति एवं तथ्य में संवादिता है या नहीं। मूर के अनुसार इसका ज्ञान अंतःप्रज्ञा के द्वारा होता है, परंतु इसमें अंतःप्रज्ञा का दोष आ जाएगा, यानी संवादिता आत्मनिष्ठ हो जाएगी। एक के अनुसार संवाद दिखेगा, दूसरे के अनुसार नहीं भी दिख सकता है। चौथी आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा है, प्रत्ययवादियों ने कहा है कि संवादिता सिद्धांत की आलोचना में उन्होंने कहा है कि नवीन वस्तुवाद में ज्ञात वस्तु एवं ज्ञेय एक ही है। ऐसी स्थिति में इनमें समरूपता ढूंढने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा समरूपता रहेगी ही और यह हमेशा सत्य ज्ञान ही होगा। लेकिन हमें असत्य ज्ञान भी प्राप्त होता है। वह कैसे? इसकी व्याख्या यहाँ नहीं मिलती है। पांचवी आलोचना के अनुसार समीक्षात्मक वस्तुवाद के अनुसार ज्ञान में तीन तत्व है: ज्ञाता, इंद्रिय प्रदत्त सेंस डाटा एवं ज्ञेय। सत्यता इंद्रिय प्रदत्त एवं ज्ञेय के बीच का संवाद है एवं असत्यता इस संवाद का अभाव है। इंद्रिय प्रदत्त सेंस डाटा न तो मानसिक है न भौतिक। सेंस डाटा जो है वह ना तो मेंटल है और न भौतिक। तो यह किस प्रकार का वस्तु के विशिष्ट रूप का प्रतिनिधित्व करेगा? इंद्रिय प्रदत्त ही हमें मिलते हैं, बाह्य वस्तु सीधे हमें नहीं प्राप्त होती। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच संवादिता का ज्ञान हमें कैसे होगा?
छठी आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा है कि संवादिता सिद्धांत में अनावस्था दोष फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस भी आ जाता है। प्रतिज्ञप्ति से बोधित तथ्य की सत्यता को जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि उसमें संवादिता कैसे है। संवादिता स्वयं एक प्रतिज्ञप्ति हो जाती है। प्रतिज्ञप्ति होने से फिर इसकी सत्यता किसी तथ्य से संवादी होने पर आधारित होगी। इस प्रकार हम चलते जाएंगे और अनावस्था दोष फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस उत्पन्न होगा। सातवीं आलोचना है कि न्याय का संवादितावाद का सिद्धांत भी दोष रहित नहीं है। भारतीय दर्शन जो न्याय है उसका संवादिता का जो सिद्धांत है वह भी दोषपूर्ण है। यह शुद्ध संवादिता नहीं है बल्कि सामंजस्य एवं व्यवहार का भी अंश इसमें है, क्योंकि संवादिता को न्याय सामंजस्य या व्यवहारिक सामर्थ्य या सफलता से अनुमति मानता है। फिर पाश्चात्य संवादिता के दोष भी इसमें आते हैं। यह सही है कि न्याय इस प्रश्न का उत्तर देता है कि इस संवादिता का ज्ञान हमें कैसे होता है, जबकि अन्य दे नहीं पाते हैं। हालांकि न्याय का उत्तर भी इस संबंध में पूर्णतः निर्दोष नहीं है। न्याय व्यावहारिक सफलता को संवादिता का आधार मानकर आलोचना का विषय बनता है। न्याय व्यावहारिक सफलता को संवादिता का आधार मानकर दोषपूर्ण हो जाता है, आलोचना का विषय बनता है। किसी ज्ञान की व्यावहारिक सफलता उसकी वस्तु संवादिता पर आश्रित रहती है, न कि वस्तु संवादिता उसकी व्यावहारिक सफलता पर। व्यावहारिक सफलता को हम संवादिता के ज्ञान के आधार तभी मान सकते हैं जब हम स्थापित कर दें कि सभी व्यावहारिक सफलता प्रदान करने वाला ज्ञान वस्तुवादी होता है। लेकिन न्याय ऐसा नहीं कर सकेंगे। संवादिता के लिए अनुमान को आधार मानना भी उचित नहीं। सामंजस्य को भी संवादिता का आधार मानने से अनावस्था दोष फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस आ जाता है, क्योंकि किसी प्रपोजिशन जैसे प की संवादिता किसी तथ्य से तभी प एवं फ तथ्य के सामंजस्य से अनुमित की जाएगी जबकि निश्चित हो कि फ स्वयं सत्य हो, अर्थात फ की संवादिता किसी तथ्य के साथ है। अतः किसी अन्य प्रतिज्ञप्ति मान ले व के साथ उसका सामंजस्य अपेक्षित होगा। यह क्रम चलता जाएगा। अतः अनावस्था दोष में हम फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस में हम पड़ जाते हैं। अतः इन आलोचनाओं को देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ सत्यता संबंधी प्रश्नों के या समस्याओं के समाधान करने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। हमने आलोचकों द्वारा दिए गए आलोचना में भी देखा कि कहीं न कहीं सामंजस्य एवं
व्यवहार के तत्वों का भी सहारा लिया गया है। इसलिए संवादिता को ही एकमात्र सत्यता का सही सिद्धांत नहीं माना जा सकता। संवादितावाद के साथ ही साथ सामंजस्यवाद एवं व्यवहारवाद, कोहेरेंस थ्योरी एवं प्रैग्मैटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ का अपना स्थान है, अपना महत्व है। सभी आंशिक रूप से सत्य है। आनुभविक प्रतिज्ञप्तियों के लिए संवादिता सिद्धांत सत्यता का आधार हो सकता है, परंतु सभी प्रतिज्ञप्तियों की सत्यता का आधार मान लेने से ही दोष उत्पन्न होता है। इन आलोचनाओं के बाद भी सत्यता के संवादिता सिद्धांत, कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ, साधारण जनमानस के लिए सरल, आकर्षक एवं लोकप्रिय सिद्धांत है। साथ ही दर्शन जगत में भी इसका अपना ही स्थान है। अतः दर्शन में इसका अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।